हेलो एवरीवन। हाउ इज एवरीवन डूइंग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चले कि आप इस वीडियो सीरीज को पसंद कर रहे हैं और आप मुझे इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए जिससे मैं रोज डेली बेसिस पे आपके लिए अच्छा कंटेंट डालती रहूं। So now, without making any further ado, let's start. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेड्यूल 1। जैसा कि मैं हमेशा हर वीडियो की शुरुआत में यही कहती हूँ कि सप्लाई जब हम पढ़ते हैं तो हमें तीन चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और वो तीन चीजें हैं कि एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए होनी चाहिए और कंसिडरेशन इन्वॉल्व होना चाहिए। बट जब मैं बात करती हूँ लास्ट टू ऑप्शंस की जो कि है बिजनेस और कंसिडरेशन, उसमें कुछ एक्सेप्शंस है। और जब मैं स्पेसिफिकली कंसिडरेशन की बात करती हूँ तो शेड्यूल 1 जो है वो हमें बताता है डीम्ड सप्लाई कब होगा, जब कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। दैट मीन्स अगर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हम उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को सप्लाई मानेंगे, डीम्ड टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। तो ऐसा क्यों है, इसे हम समझते हैं। अब जो वीडियोस होंगे ना, इन वीडियोस में मैं पार्ट वाइज आपको वीडियो डालूंगी। दैट मीन्स ये जो शेड्यूल है इस शेड्यूल के 4 पार्ट्स हैं। ओके, अब इन 4 पार्ट्स को अलग अलग वीडियो में मैं पोस्ट करने वाली हूँ। रीजन बीइंग मैं हर पार्ट को डेडिकेटेड टाइम देना चाहती हूँ ताकि आपका पूरा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, चलिए। तो पैरा 1 जो है वो क्या बोलता है? पैरा 1 एक सिंपल सी बात कह रहा है। लॉजिक जो है ना पैरा 1 के पीछे, सपोज कीजिए कि कोई ऐसा एसेट है आपके पास में जिसके लिए आपने ऑलरेडी आईटीसी अवेल की है। ओके, अगर आप किसी एसेट की के लिए आईटीसी ऑलरेडी अवेल कर चुके हैं और उस एसेट को जब आप सेल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको क्या पे करना पड़ता है? जीएसटी। तो टेक्निकली आप क्या सेल कर रहे हो? तो जो वैल्यू ऐड होगी वो आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करोगे। कैसे? सिंपल है। एक मैं आपको एग्जाम्पल बोलती हूँ कि ए है, ए ने यहाँ से आईटीसी ली थी लेट्स से 80 रुपीज की। यहाँ पर वो जो सेल करता है तो उसे जो जीएसटी आउटपुट जीएसटी बनता है वो 100 रुपये का बनता है। और जब वो जीएसटीआर 3B फाइल करता है तो उसमें वो टैक्स गवर्नमेंट को कितना पे करेगा? 20 रुपए नेट पेमेंट करके चलता है। अब यही सिनेरियो लीजिए, अगर मैं कहती हूँ कि हम ये अज्यूम करते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है फिर भी हम उस सप्लाई समझ रहे हैं, ऐसा अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सपोज कीजिए यही केस लेते हैं जहां पर ए है, एक ने आईटीसी 80 रुपए की अवेल की है लेकिन जो आउटवर्ड सप्लाई है वो है 0। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? अगर आप कंसिडरेशन ही नहीं आपको मिल रही है तो मैं उससे कहूंगी कि सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी का सवाल उठता नहीं है। करेक्ट? बट अगर ये 0 होता है, आपने 80 रुपए पूरे अवेल कर लिए हैं, तो डोंट यू थिंक कि सरकार को यहाँ पे नुकसान हो रहा है? सो बेसिकली ये वाला जो ट्रांजैक्शन है ना,
ये फाइनल ट्रांजैक्शन हो जाता, और जो फाइनल ट्रांजैक्शन होता है तो ये अमाउंट का जो क्रेडिट अवेल किया है ये अवेल नहीं होना चाहिए था. दिस शुड गो इन द पॉकेट ऑफ गवर्नमेंट, राइट? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या हो रहा है, सरकार को नुकसान होता है. ठीक है, तो सरकार का ये कहना है कि मैं 4 ऐसे ऑप्शंस देता हूं जहां पर आप, अगर आप आईटीसी अवेल करते हो तो, और कंसिडरेशन नहीं पे करते हो, इन्वॉल्व नहीं है, एफओसी ट्रांजैक्शन है, स्टिल गवर्नमेंट बोलती है कि हम इसे सप्लाई कंसिडर करके चलेंगे. ओके, ये जो टॉपिक है ये आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ही अच्छे से समझ में आएगा. तो लेट्स गो ऑन विथ एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल सिंपल है कि ध्रुव है एक पर्सन जो कि आईटी कंपनी में काम करता है. ओके, आईटी कंपनी में काम करता है. तो आईटी कंपनीज का बेसिकली काम ही लैपटॉप पे रहता है, तो इन लोगों के पास में बहुत लैपटॉप्स ये लोग खरीदते हैं, राइट? लैपटॉप इन्होंने 80,000 के लैपटॉप्स खरीदे थे. इस पे इतनी आईटीसी ऑलरेडी क्लेम करके चले थे. अब क्या होता है कि 3 साल हो गए और 3 साल बाद ना ये जो लैपटॉप है इनके बुक्स में हो गए हैं 0, इनकी वैल्यू हो गई है 0. इन्होंने क्या किया, इन लैपटॉप्स को स्कूल में डोनेट कर दिया. जब मैं बोलती हूँ डोनेट मतलब क्या किया है, एफओसी, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कंसिडरेशन नहीं है. अब ये जो लैपटॉप है क्या ये बिजनेस एसेट है? यस, ये बिजनेस एसेट है. क्या ये ट्रांजैक्शन, जो ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है, ये सप्लाई है या नहीं? सप्लाई के लिए क्या होना जरूरी है, एक्टिविटी होना चाहिए, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए, राइट? अब मुझे बताइए, क्या ये गुड्स की डेफिनेशन में आएगा? जी हाँ, आएगा. क्या ये कंसिडरेशन हमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, डोनेट किया है हमने. और बिजनेस के लिए है, अज्यूम करते हैं कि बिजनेस पर्पस के लिए है. हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था कि बिजनेस पर्पस के लिए क्विड प्रो क्यो का होना जरूरी है. आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि ये बिजनेस पर्पस के लिए है फॉर द सेक ऑफ मेकिंग अ पॉइंट कि कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं होगा. बट जनरल रूल तो यही कहता है कि तीनों में से कोई चीज, अगर एक भी चीज अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई कंसिडर नहीं होगा. बट इस केस में क्या होगा, हम रेफरेंस देंगे किसका, शेड्यूल 1 का रेफरेंस देंगे, शेड्यूल शेड्यूल 1 का रेफरेंस देंगे, पार्ट 1 का. ये क्या बोलता है कि अगर परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट होता है जिसका आईटीसी अवेल किया हो, आईटीसी अवेल किया हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो हम धीरे धीरे विद एग्जाम्पल समझेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये डीम्ड सप्लाई होगा, दो ये विदाउट कंसिडरेशन था. करेक्ट. फिर ध्रुव मस्ट पे जीएसटी ऑन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द लैपटॉप. बेसिकली हम आगे जाके वैल्यूएशन चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग रूल्स होते हैं. उन रूल्स के हिसाब से फेयर मार्केट वैल्यू उस डेट पे, जिस डेट पे हम डोनेट कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू एंड नॉट बुक वैल्यू. बुक वैल्यू तो 0 हो गई है, मार्केट वैल्यू जो है उस पर आप जीएसटी पे करिए और नेट जो डिफरेंस होगा आप उसे
सरकार को पे करेंगे। अब सपोज कीजिए इस केस में क्या है कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए क्या, कि ध्रुव जो है, ध्रुव नहीं, आईटी कंपनी जो है, तो मैं इसको डीलिमिटेड कर देती हूँ, भी कंपनी का नाम तो है नहीं, डीलिमिटेड है। इसने जब आईटीसी क्लेम किया था तो आईटीसी पर लैपटॉप कितना क्लेम किया था, इतना। और जब इसे सेल कर रहे हैं फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करके, तो हम 900 रुपए का आउटपुट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे क्लियर कट केस हमें दिख रहा है कि हमें आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ेगा। मतलब रिवर्सल किया जाता है, या तो बुक एंट्री मारी जाएगी जिससे ऑटोमेटिक अपनी आउटपुट लायबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर नेट डिफरेंस निकाल के उसका पेमेंट कर दिया जाएगा। ओके, इस तरह से ये पूरा इक्वेशन चलता है। अभी हो सकता है कि आपको ये इतने अच्छे से समझ में ना आया हो, क्योंकि हमने अभी आईटीसी नहीं पढ़ा है, हमें ये नहीं पता है कि आईटीसी का की चेन कैसे चलती है। जस्ट आपके नॉलेज के लिए मैंने बताया। ओके, अब ये जो मैं चीजें बताती हूँ जो आगे जाके इंटरकनेक्ट होती है, इससे आपका दिमाग बहुत हद तक खुलेगा कि कैसे इंटरप्रेट करना है चीजों को। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रमेश के बारे में। रमेश जो है वो है एसी डीलर है। रमेश इज अ एसी डीलर और उसका एक कंपनी है, कंपनी की कार है। ओके, टोयोटा इनोवा है उसके पास में, जो कि बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है। तो ये बिजनेस एसेट हुआ, करेक्ट। अब क्या होता है कि वो उस एसेट को परमानेंटली ट्रांसफर करता है अपने किसी फ्रेंड को फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर करता है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर करता है, अगेन वही चीज है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जस्ट बिकॉज अभी हम आईटीसी का चैप्टर नहीं जानते हैं, हमें ये नहीं पता है कि ब्लॉक्ड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसलिए अभी मैं आपको फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस पहले ही समझाना चाहती हूँ कि ब्लॉक्ड क्रेडिट क्या हो। देखिए, सेक्शन 17(5) जो है हम पढ़ेंगे आईटीसी चैप्टर का, उसमें स्पेसिफिकली बताया हुआ है, लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जिसके ऊपर हमें आईटीसी अवेल नहीं करने दी जाएगी। ओके, तो उस लिस्ट में ये आता है कैसे, ये जो पर्टिकुलर हमारा शेड्यूल 1 का पैरा 1 है, ये क्या बोलता है, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ एसेट, बिजनेस एसेट, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ या ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट जिसका आईटीसी ऑलरेडी अवेल किया हुआ है। अब जब मैं बात करती हूँ कि कंपनी की कार है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या इसका आईटीसी अवेल किया हुआ है या नहीं। अब अज्यूमिंग कि ये मोटर व्हीकल जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज की गई है और इस पर आईटीसी ब्लॉक्ड है। इसके डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगी क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका आईटीसी चैप्टर में कवर होगा। तो अभी क्या मैं बताऊंगी, सिंपली हम अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बोलेंगे कि हम आईटीसी अवेल हमने नहीं की है। ओके, अगर आईटीसी अवेल नहीं की है तो आप मुझे बताएंगे कि क्या ये शेड्यूल लगेगा, क्या ये शेड्यूल लगना चाहिए। इस शेड्यूल को लगने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आईटीसी अवेल होना चाहिए, बट इसमें आईटीसी अवेल नहीं की गई है, तो इसमें पैरा 1 जो है अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए
इसे हम डीम्ड सप्लाई कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब यहाँ आईटीसी नहीं लगा है तो आगे भी जीएसटी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाते हैं। एबीसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी होल्डिंग लिमिटेड ट्रांसफर करती है सर्वर जो कि उसने 10 लाख में खरीदा था, आईटीसी 1.8 लाख की अवेल की थी। ट्रांसफर करती है सर्वर किसको? सब्सिडियरी को, सब्सिडियरी को फॉर नील कंसिडरेशन। अच्छा, सब्सिडरी को अगर ट्रांसफर किया है, कंसिडरेशन नहीं दिया है, तो आप मुझे बताएंगे, तो आप मुझे एक चीज बताएंगे, क्या पैरा 1 लगेगा? बिजनेस एसेट ट्रांसफर हो रहा है, परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है, कंसिडरेशन नहीं है, आईटीसी अवेलेबल कर रहे हैं, तो क्या ये डीम्ड सप्लाई होगा? यस, डीम्ड सप्लाई कंसिडर करेंगे। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो सब्सिडरी और होल्डिंग वाली बात जो है ये रिलेटेड पर्सन में भी आती है। तो पैरा 2 जो है ना, पैरा 2 ये रिलेटेड पर्सन की बात करता है। हम नेक्स्ट वीडियो में वही समझेंगे। रिलेटेड पर्सन को अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, सप्लाई किया है, तो भी हम उसे डीम्ड सप्लाई कंसिडर करते हैं। तो ये पैरा 2 के हिसाब से भी डीम्ड सप्लाई है और पैरा 1 के हिसाब से भी डीम्ड सप्लाई होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि मिस्टर गुप्ता है, ये जो मिस्टर गुप्ता है इनका एक टेंट हाउस है और एक टेंट हाउस के लिए इन्होंने 5 एसी खरीदे थे। ओके, अब ये जो 5 एसी खरीदे हैं ये बिजनेस पर्पस के लिए खरीदे हैं, प्योर बिजनेस एसेट हुए इनके। बट क्या होता है कि इनके बेटे की शादी है, तो ये जो 5 एसी ये फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस इन्होंने इंस्टॉल किए थे, वो जस्ट फॉर 2 डेज टेम्पररी पर्पस के लिए इसे अपने घर पर ट्रांसफर करते हैं शादी के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको सोचनी होंगी। खुद के सेल्फ के यूज के लिए है ये अज्यूम कर रही हूं मैं, ये आप मत समझिए कि रिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर किया है, नहीं, ये अज्यूम कर रही हूं मैं। आपको मैं कुछ पॉइंट क्लियर करना चाह रही हूँ इस एग्जाम्पल के थ्रू, इसलिए मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि ये पॉइंट मत दिमाग में लाना कि ये सन को दे रहा है तो ये रिलेटेड पर्सन वाला हुआ क्या। नहीं, ये सन को ट्रांसफर नहीं कर रहा है, ये खुद ही के पर्सनल यूज के लिए उस एसेट को ले गया घर पे क्योंकि उसके बेटे की शादी है, और ये है टेम्पररी ट्रांसफर। अब सबसे पहले ये एनालाइज करना होगा हमें कि क्या ये पैरा 1 एप्लीकेबल होगा या नहीं। पैरा 1 एप्लीकेबल होगा भी या नहीं। जब भी मैं पैरा 1 की बात करूंगी, क्लियर कट आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि बिजनेस एसेट होना चाहिए। बिजनेस एसेट तो है, एसी हमारा बिजनेस एसेट है। दूसरा, परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए। क्या परमानेंट ट्रांसफर हो रहा है? नहीं हो रहा है। और तीसरा, आईटीसी अवेल की गई होनी चाहिए। ठीक है, आईटीसी अवेल की है। तो जो दूसरा पॉइंट था ना, टेम्पररी ट्रांसफर वाला, परमानेंट ट्रांसफर वाला, वो यहाँ पर क्लॉज एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है। तो अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि शेड्यूल 2 जो है वो ये बताता है कि क्या चीज एसेट है और कौन सी चीज सर्विस है, कौन सी चीज गुड्स है, कौन सी चीज सर्विस है, शेड्यूल 2 बताता है। ठीक है,
उस शेड्यूल में क्लियरली बोला है कि अगर टेम्पररी यूज के लिए, टेम्पररी पर्पस के लिए आपने कोई बिजनेस एसेट को ट्रांसफर किया है तो हम उसे सर्विस कंसिडर करेंगे। ओके, जस्ट सुनते जाइए मैं जो कहना चाह रही हूँ। ठीक बात है। अब मुझे बताइए सोच के कि ये पैरा लगेगा या नहीं। सो टेक्निकली क्योंकि हमारा परमानेंट ट्रांसफर नहीं है तो ये पैरा तो नहीं लगेगा। अच्छा, ओके। तो यहाँ पे एक चीज समझते हैं हम। ये मैंने आपके लिए एक इस क्लॉज का डाइसेक्शन किया है। सबसे पहला पार्ट वो है कि ए है, ठीक है, ए है और ये जो ए है ये आईटीसी अवेल करता है, एफओसी में ट्रांसफर करता है, परमानेंट ट्रांसफर है। अभी कोई भी पर्सन हो सकता है, ये रिलेटेड पर्सन हो सकता है, अनरिलेटेड पर्सन हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमानेंट ट्रांसफर है, आईटीसी अवेल की है, कंसिडरेशन नहीं है, तो यहाँ पर डीम्ड सप्लाई हो जाएगा। ओके, ठीक बात है। नीचे आते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में क्या आएगा कि आईटीसी या तो ब्लॉक्ड है या तो आईटीसी आपने अवेल नहीं की है। तो उस केस में आईटीसी अवेल नहीं है, परमानेंट ट्रांसफर है, एफओसी है, पैरा 3, पैरा 1 नहीं लगेगा, तो डीम्ड सप्लाई नहीं होगा। ओके, ठीक बात है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। आईटीसी आप क्लेम करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्पररी ट्रांसफर हो गया है, एफओसी हो या ना हो। एफओसी हो इसीलिए हम ये वाला क्लॉज देख रहे हैं। एफओसी है, टेम्पररी ट्रांसफर है, रिलेटेड पर्सन को है। देखो, टेम्पररी ट्रांसफर है तो नॉर्मली हम ये समझेंगे कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। एक ये चीज हो गई, यानी ऊपर ऊपर जब यहाँ पे हमने इसे डीम्ड सप्लाई कंसिडर किया था, यहाँ पे जो हमने डीम्ड सप्लाई कंसिडर किया था तो ये गुड्स का किया था परमानेंट ट्रांसफर के केस में। ओके, पर ये जब हम टेम्पररी ट्रांसफर की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा हम सर्विस कंसिडर करेंगे। और ये कौन बताता है हमें? ये शेड्यूल 2 हमें बताता है कि हमें इसे सप्लाई ऑफ सर्विस कंसिडर करना है। अकॉर्डिंगली रेट ऑफ जीएसटी चेंज हो जाता है ना। अब यहाँ पे ना पैरा 1 नहीं लग रहा है, पैरा 1 नहीं लग रहा है, बट जस्ट बिकॉज अब हम नेक्स्ट सेशन में पैरा 2 पढ़ने ही वाले हैं, तो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ ऊपर भी दिया था कि रिलेटेड पर्सन अगर है और उसको हम कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं तो पैरा 2 लग जाएगा, तो सप्लाई कंसिडर हो जाएगी, तो यहाँ पे डीम्ड सप्लाई हो जाएगा। ओके, पर डीम्ड सप्लाई ऑफ क्या? सर्विस। ठीक बात है। फिर हम बात करेंगे टेम्पररी ट्रांसफर, बट इस बार अनरिलेटेड पर्सन को, अनरिलेटेड पर्सन को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा? सिंपल बात है, सिंपल सी बात है कि अगर मैंने ट्रांसफर किया है, किसको ट्रांसफर किया है? अनरिलेटेड पर्सन को ट्रांसफर किया है, तो यहाँ पे ना पैरा 1 आ रहा है ना पैरा 2 आ रहा है, तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकती हूँ कि ये सप्लाई कंसिडर नहीं होगी। अगर सप्लाई कंसिडर नहीं होगी तो क्या होगा?
अब आप ये सोचेंगे कि अगर आईटीसी ऑलरेडी अवेल की होगी ए ने और ट्रांसफर के टाइम पर भी वो जीएसटी पे नहीं करेगा तो यहाँ पे तो सरकार का नुकसान हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पे सरकार अपना नुकसान कभी होने नहीं देती है। इसके लिए जब हम आईटीसी का चैप्टर पढ़ेंगे, हम प्रपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल के बारे में बात करेंगे कि जब कोई भी एसेट जो है वो नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है, जितने भी टाइम के लिए यूज हुआ है नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी जो है उसका रिवर्सल हो जाएगा, हमें करना पड़ेगा। ओके, आई होप इससे आपके मेजॉरिटी डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ओके, हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था इनिशियली, जो मैंने बोला था कि ओन पर्पस के लिए जो यूज किया था, तो उसका एक ही आंसर है कि अगर आपने नॉन बिजनेस पर्पस के लिए बिजनेस एसेट को यूज किया है तो आईटीसी रिवर्सल होगी, प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्सल होगी। ओके, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ हम ये पैरा पूरा हम कंप्लीट कर लिया है हमने, और अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अच्छे से पढ़ते रहिए, और हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो जो है बहुत जल्दी मैं अपलोड करने वाली हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। अब जल्दी जल्दी सारे वीडियोस आएंगे तो आप लोगों को बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। सो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्रिपरेशन, और कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियोस देखें, ताकि अगर कभी कोई केस स्टडी आ जाती है, आड़ी टेढ़ी केस स्टडी आ गई, तो आप उसे बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए, बाय बाय।